हमारी नई सीरीज की कहानी के पहले पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ली मैंसन को, जो उसमें पूरी तरीके से आग लगी हुई है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने में लगा हुआ होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा। क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने उनकी फैमिली पर अटैक कर दिया है और अटैक करते हुए कह रहे होते हैं कि इस घर में किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, चाहे वो कोई भी हो, और खासकर इस चाइल्ड ली को जो कि यहाँ का यंग मास्टर है। और तभी वो यंग मास्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन इसका रियल वाला यंग मास्टर की वैसे ही फटी पड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है इस बंदे को देखने के बाद, यहाँ तक कि वो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता और एक दीवार पर जाकर बचने के लिए छुप जाता है और जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है कि फादर मुझे बचा लीजिए। और सामने वाला बंदा, यानी कि जो बंदा उसे मारने के लिए आया हुआ होता है, वो जब ये सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में इस पूरे के पूरे कांगर सिटी के गुड फॉर नथिंग हो, जो कि किसी काम का नहीं है, एक नंबर का नालायक है और कितने ज्यादा डरपोक भी हो तुम तो। और वैसे भी तुम्हें ज्यादा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और अगले ही पल वहाँ पर हमें खून गिरता हुआ दिखाया जाता है और पता चलता है कि जो खून उसके मुंह पर गिरने में लगा हुआ होता है वो किसी और का नहीं बल्कि में वह उसके डैड होते हैं, जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसके अटैक के सामने आ जाते हैं। ये देखने के बाद वह खूनी उससे कहने लगता है कि मास्टर ली जरा देखो तो जरा, तुमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है, अब जबकि तुमने अपने आप को आकर यहाँ पर मरवा ही लिया है तो मेरा समय यहाँ पर बच चुका है। मैं तो वैसे ही तुम्हारी फैमिली और तुम्हें मारने ही वाला था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके सीने से इतना ज्यादा खून निकलने के कारण वो तो वहीं ऑन द स्पॉट मारा जाता है। ये देखने के बाद वह यंग मास्टर वहीं पर रोना चालू कर देता है और उसे कहने लगता है कि फादर आखिरकार आप मर कैसे सकते हो, फादर आखिरकार मुझे फ्यूचर में आप कौन प्रोटेक्ट करने वाला है, ये बंदा मुझे मार देगा। और उसकी डर के मारे इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा देखने वाली थी और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, जो कि उसे मारने के लिए आया था उसके लिए भी। ये देखने के बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब मजाक चल रहा है मेरे साथ, और तभी वह उनकी नब्ज को चेक करने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये बंदा तो इतना ज्यादा डर चुका था कि इसकी तुरंत ही मौत हो गई, वो भी डर के कारण। ये कितना ज्यादा पैथेटिक बंदा है। और बाकी के इसके जो साथी होते हैं वो बाकी के आसपास के जितने भी लोग बचे हैं उन सभी को मारकर वहां से आ जाते हैं और पूरे के पूरे घर को और मैंसन को आग लगा दी जाती है, जहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है और उसके डैड एक गोले में फंस जाते हैं। तभी अचानक से जिस बंदे को, जो बंदा बेहोश हो गया होता है, उसे धीरे धीरे करके होश आने लगता है और अचानक से होश आने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है तो पता चलता है कि वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। और हमें पता चलता है कि इसकी पूरी की पूरी से पर्सनैलिटी बदल चुकी है और हमें सोचते हुए बताने लगता है कि अभी यहाँ पर एक बच्चा पानी में डूबने में लगा हुआ था और तो और मैं उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर गया था, तो मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं टाइम एंड स्पेस क्रॉस करके दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। और इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है, तभी उसके हाथ में आग लग जाती है, जिसको देखकर वह जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस समय पर मुझे सर्वाइव करना ज्यादा जरूरी है। और जब वह अपनी आंखें खोलकर ध्यान से सामने देखता है तो वह पाता है कि इसके जो रियल डैड होते हैं वो इसके सामने मरे पड़े हुए होते हैं। और इतना सोचने के बाद उसका सर बहुत ज्यादा जोरों जोरों से दर्द करने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो आखिरकार मेरे सर में इतनी ज्यादा मेमोरीज कहाँ से आने में लगी हुई है। यहाँ पर वो बताता है कि ये जगह में जिस ड्राइवर किया है, यानी कि स्काई किया है दूसरे वर्ल्ड में, वह स्पिरिट मार्शल कंटिनेंट है और ये ली मैंसन है और मार्शल स्पिरिट यहाँ पर मिलती है पावर के तौर पर। और इनकी इतनी बातें चली रही होती हैं, तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस आग को बुझाना होगा। तभी जो बंदा होता है वो किसी बंदे को मरा हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पानी की बाल्टी भी उसके हाथ से छूट जाती है और वो उस मरे हुए बंदे के पास चला जाता है, इस मैंसन के मास्टर के पास, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मास्टर मास्टर आप मर नहीं सकते। तभी इस कहानी का मेन कैरेक्टर इस रद्दू को देखता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये ली मैंसन का हाउसकीपर है, जो कि ली फैमिली के लिए बहुत ही लॉयल बंदा है। मेरे फादर के द्वारा इस बंदे को बाहर कुछ चीजें खरीदने के लिए भेजा गया था, इसलिए वो उस मूवमेंट पर जब उन लोगों ने हमारे घर पर अटैक किया था वह यहाँ पर नहीं मौजूद था। इससे ये साबित होता है कि किसी ने मेरे घर पर जानबूझकर अटैक किया है, किसी ने जान मिलकर अटैक किया है ताकि वो हमें पूरी तरीके से तबाह कर सके और मेरी ली मैंसन को पूरी तरीके से मिटा सके। और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अकेला यही बुढ़ा बंदा बचा हुआ, यानी कि यही ओल्ड मैन बचा हुआ है हाउसकीपर, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी पीछे से हमारा एमसीयू से कहने लगता है कि हमारे जो मास्टर है उनकी बॉडी को एंसेस्टर टेंपल में जाकर रख दो। तभी हमारे इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा बहुत सोचने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और हमको बताने लगता है कि अगर मैं इसकी तरफ व्यवहार नहीं करता हूँ जो कि ओरिजिनल बॉडी किया करती थी तो लोग मुझ पर शक करेंगे, क्योंकि जो असली यंग मास्टर हुआ करता था वो बहुत ही डरपोक हुआ करता था। मैं इस तरीके से अगर शांत रहूंगा तो लोगों को मुझ पर डाउट हो जाएगा
और तभी हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर डायरेक्टली वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और खासकर वो बटलर, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पर डर के कारण बेहोश हो चुके हैं, कोई जल्दी से जाओ और इसे रूम में वापस लेकर जाओ। तभी कहानी का कुछ समय बीत जाता है और हमारा एमसी अपने कमरे में बैठकर आराम से चाय वगैरह पीने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर अब अकेले रह सकता हूँ। और पता नहीं क्यों अचानक से आग बबूला होते हुए उसे कहने लगता है कि फाइनली ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रेयर चांस है, क्योंकि मैं फाइनली एक अमीर बंदा बन चुका हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया तो मुझे पता चला कि मेरी फैमिली को तो किसी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है, यहाँ तक कि मेरे पास इतना जो पैसा है मैंने अभी फुल्ली तरीके से एंजॉय भी नहीं किया। और जिस वर्ल्ड में मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इस पूरे के पूरे स्पिरिट मार्शल कंटेंट में, लेकिन जिस बॉडी में मैं आया हूँ वो बस एक गुड फॉर नथिंग है, जिस नालायक एक नंबर का, जिसे कुछ नहीं आता। तभी हमारे एमसी की दिमाग की बत्ती जलती है, वो भी बिना समोसे खाए हुए, और कहने लगता है कि जो असली वाला यंग मास्टर था जिसका नाम ली, चाइल्ड ली है, लोग उसके चाइल्ड ली अगर बुलाते हैं तो हम भी इसे यही कह लेंगे, तभी जो चाइल्ड ली है वो गुड फॉर नथिंग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं असली वाला हूँ, मैं लूजर हूँ। इस पूरे के पूरे स्पिरिट मार्शल कंटेंट में जो लोग होते हैं उन्हें रैंक से बांटा गया है। अगर इस पूरे कंटेंट में कोई बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल स्पिरिट मौजूद है और वो कल्टीवेट करे बहुत ज्यादा हार्ड, तो वो भी टॉप पर पहुंच सकता है। और तभी हमारा एमसी भी अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने लगता है, और जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है तभी अपनी मार्शल स्पिरिट को वह समन करने की कोशिश करने लगता है, और उसके सामने तभी एक अचानक से एक अजीब सा पोर्टल बन जाता है और उस पोर्टल में से एक क्यूट सा बीस्ट बाहर निकलता है, आई मीन पेट कह सकते हो इसको, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी उदास होते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या वाकई में ये मेरी मार्शल स्पिरिट है? क्या जो मार्शल स्पिरिट थी वो बहुत ज्यादा डरावनी बीस्ट नहीं हुआ करते थे, तो आखिरकार ये क्या कर रहा है यहाँ पर? और जैसे ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को छूने की कोशिश करता है तो वो जो मार्शल स्पिरिट होती है वो दूर चली जाती है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना है, आखिरकार इस चीज को तो मैं बस अपने पेट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये जल्दी मर जाएगा। अगर मैंने इसे कल्टीवेशन और फाइट करने के लिए इस्तेमाल किया तो इसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर तो लगता है कि मुझे वाकई में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनहेरेंट डिफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। मैं पूरी तरीके से तबाह हो चुका हूँ दुनिया में आने के बाद। मैं जो सपने लेकर बैठा हुआ था कि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा, उसके बारे में तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। और तभी उसकी नजर एक छोटी सी बुक पर जाती है और उस बुक का नाम लीज का इरोटिक कलेक्शन होता है, जिसकी इमेज देखने के बाद आप सभी लोग क्या सोचते हो वही हमारा एमसी भी सोचने में लगा होता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मुझे इस बुक को ढूंढने का भी क्या मतलब निकलता है, मैं इसको एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी तरीके से इसका मन तो होता ही है पढ़ने का। बुक काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ कहने लगता है कि शायद मुझे इस बुक को पढ़ लेना चाहिए, क्या पता कि ये एक बहुत ज्यादा प्रीसियस और इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन मैनुअल हो जिसे इस तरीके की बुक में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी इसे पहचान ना पाए। मुझे इसे चेक करना ही होगा, लेकिन भाई चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी की ठड़क टपक रही है इस बंदे की। और जैसे ही वो उस बुक को खोलकर देखता है तो उसमें देखता है कि कई सारे वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं और उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इस हेवन एंड अर्थ का यहाँ पर जन्म हुआ था और किस तरीके से तुम अपने सोल और माइंड को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, जिनका इस्तेमाल करके तुम अपने आप को बिल्कुल नेचर में घोल सकते हो और नेचर की जो स्पिरिट्स होती हैं उनका इस्तेमाल तुम अपने लिए कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर उन्हें अपने वर्ल्ड में बुला सकते हो और उनकी पावर को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना सब पढ़ने के बाद वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये बुक अब मुझे समझ में आई किस काम की है, ये बुक तो मार्शल स्पिरिट को बुलाने के लिए है, ये किस तरीके से तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को विजुअलाइज कर बुला सकते हो जैसे चाहो वैसा। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है तो कहने लगता है कि जो हैमस्टर है वो चाइल्ड ली का मार्शल स्पिरिट है ना कि मेरा का, तो मुझे अपना मार्शल स्पिरिट तो खुद ही बुलाना पड़ेगा ना। और तभी हमारा एमसी वापस से कल्टीवेट करने के लिए लग जाता है और कल्टीवेट करते हुए कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माउंटेन स्पिरिट बीस्ट को बुलाने वाला हूँ, वो भी विजुअलाइज कर जहाँ पर इस जमीन का, आसमान का और पूरे के पूरे कंटेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो समन करने की कोशिश करता है तो वो उसका जो ट्राई होता है वो ऑलमोस्ट फेल हो जाता है, लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर हार नहीं मानता और कहने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लालची होने में लगा हुआ था और मैंने कुछ ज्यादा ही पावरफुल बीस्ट को बुला लिया है, मुझे और ज्यादा इतना ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, मुझे सेकंड चांस तो करना चाहिए और उससे थोड़ा हल्का सा बीस्ट और थोड़ा सा कमजोर पहले वाले से सोचना चाहिए और सब यहाँ तक मतलब इस इलाके का कम से कम पावरफुल बीस्ट ही बुला लूं वही मेरे लिए काफी हो जाएगा और मुझे यहाँ पर इस कंटेंट का अजूरा ड्रैगन और व्हाइट टाइगर को समन करना चाहिए। जैसे ही वो ट्राई करता है तो वो वापस से फेल हो जाता है, तो उसे लगने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल बीस्ट को बुलाने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, तो वो उससे और कमजोर को बुलाता है, उसका वेट ट्रायल भी फेल हो जाता है, तो उसके बाद वो एक और कमजोर को बुलाता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसके पास एक भी स्पिरिट नहीं आती और चाहे जितनी बार भी वो समन करने की कोशिश कर ले लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो
वो काफी ज्यादा शौक से भरते हुए कहने लगता है कि हे भगवान, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर स्पिरिट बीस्ट को विजुअलाइज करने में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल हैमस्टर जितना। भाई जो हैमस्टर है ना, उसे भी समन करने की कोशिश कर ली लेकिन वो भी नहीं आया। क्या मैं वाकई में चाइल्ड ली से भी इतना ज्यादा खराब बनता हूँ? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मेरे लिए यही बेटर लगा कि मैं यहाँ से पहली फुर्सत में भाग कर निकल जाऊँ तो। और तभी वे अपनी पोटली वोटली बांध कर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह रुकते हुए कहने लगता है कि मैं सच सच देखी जाए तो मेरी जो सोल है जो कि इस बॉडी में मौजूद है वो इस कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं अपनी पास्ट लाइफ की चीजों को विजुअलाइज करूं तो कैसा रहेगा। और तभी वो विजुअलाइज करना चालू कर देते हैं, जहां पर वो टैंक, पैसा, मोबाइल, न जाने क्या क्या सोचने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैंने विजुअलाइज करता हूं तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपने समनिंग में सक्सीड हो जाऊं और सक्सेस हो जाऊं। और शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं मंकी किंग जैसा एक पावरफुल बंदे को भी समन कर सकता हूं। और जब वह मंकी किंग के बारे में सोचता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मंकी किंग मेरी कॉल को सुनो। दूसरी तरफ हमें मंकी किंग को दिखाया जाता है जहां पर वो हमारे एमसी की कॉल को सुनने के बाद तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरते हुए उससे कहने लगता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर वाकई में असलियत में मंकी किंग को सन वुकोंग को समन कर लिया है, वो भी अपने लिए। और जैसे ही मंकी किंग वहां पर आता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। मंकी किंग वहां पर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है और तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर विक्टोरियस फाइटिंग स्पिरिट के लिए बुलाया हुआ है, मतलब इसी नाम से मैं तुम्हें बुलाया करूंगा आपसे। और जैसे वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी से कुछ निकलने में लगा हुआ है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जैसे ही हमारे मंकी किंग की बॉडी को एमसी ने छुआ तो उसके अंदर उसके दिमाग में अचानक से कल्टीवेशन घुसना चालू हो गई है, किस तरीके से फाइट किया जाता है, किस तरीके से मूवमेंट्स फास्ट करी जाती है अपनी, और अपनी फाइटिंग डिजायर को ज्यादा से ज्यादा रखो। जितना ज्यादा फाइट करोगे उतना ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे तुम। और ये बात जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब समझ में आया कि आखिरकार विक्टोरियस फाइटिंग स्पिरिट का मतलब क्या है, क्योंकि जो फाइटिंग स्पिरिट है वो पैदा ही हुई है सिर्फ और सिर्फ फाइट करने के लिए। तभी अचानक से जो मंकी किंग की स्पिरिट होती है वो गायब होना चालू हो जाती है और पूरी की पूरी स्पिरिट इसकी बॉडी में जाकर घुस जाती है और हमारा एमसी पहले के मुकाबले में पावरफुल बन जाता है और एक मुक्का मारता है सीधा और आसपास की चीजों को तोड़ना चालू कर देता है और किसी मंकी की तरह, गोरिल्ले की तरह चिल्लाना चालू कर देता है वह। ये देखने के बाद उसका बटलर वहां पर आता है, वो बहुत ज्यादा घबराया जा चुका होता है और उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली जो गुआ फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं कंडोलेंस के लिए, यानी कि मातम बनाने के लिए। क्या हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए? क्योंकि जो हमारी कांगड़ सिटी है वो पूरे के पूरे कांगजुओ प्रोविंस में है, जो कि शेनवू स्टेट की 9 प्रोविंस में से एक में है। और बात करें इस कांगड़ सिटी के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज के बारे में तो उसमें ली फैमिली, गुओ फैमिली और गू फैमिली का नाम आता है। ली फैमिली बिजनेस करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है लेकिन उनके घर में मार्शल पावर नहीं मौजूद है, क्योंकि इसी कारण वो सबसे ज्यादा कमजोर है उन तीनों फैमिलीज में से। और उन दो बाकी की जो 2 फैमिलीज है वो हमेशा से हमारे ली मेंशन को यानी कि ली फैमिली से छुटकारा पाना चाहते थे। अब जबकि यहाँ पर गुओ फैमिली के लोग आ चुके हैं अपने कंडोलेंस के देने के लिए, आई मीन यहाँ पर बस दिखावा करने के लिए, वो भी सबसे पहले। तो इस बात से मैं साबित ये होता है कि इन्हीं फैमिली वाले लोगों ने हमारे फैमिली को मारा है। और तभी हमारा एमसी उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो बटलर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली वो लोग यहाँ पर कंडोलेंस के लिए नहीं आए हुए हैं, बल्कि मैं हमारे घर की जो सिचुएशन है वो उस बारे में पता लगाने के लिए आए हुए हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, आखिरकार हमारे लिए ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी और रूड बात होगी अगर हम लोग उनको इस तरीके से यहाँ पर आने के लिए मना कर देंगे। तभी हमारा एमसी बाहर चला जाता है और बाहर एक बंदा खड़ा हुआ तो उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो चाइल्ड ली। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मर जाऊंगा। और यह बंदा हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ये सुना था कि तुम इतना ज्यादा डर चुके थे कि तुम तो बाहर भी नहीं आने वाले थे, और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी टेरेबल और सबसे खतरनाक चीजें हुई हैं, मुझे ये सुनने के बाद काफी ज्यादा बुरा लगा, इसलिए मैं तुमसे बस वैसे ही मिलने के लिए आ चुका हूँ। और इस बंदे का नाम गुओ रान है जो कि 7th लेवल पर है मॉर्टल स्ट्रीट रियलमी के। ए चाइल्ड ली, क्या तुम्हें पता है कि आसपास के लोग रूमर्स में क्या फैला रखे हैं तुम्हारे बारे में? उन्होंने कहा है कि तुम इतना डर गए थे लास्ट नाइट को, तुम पूरी तरीके से बेहोश हो गए थे। तभी अचानक से हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और उसके देखते हुए कहने लगता है कि ये बंदा अचानक से जाना पहचाना से क्यों लगने में लगा हुआ है। तो वह फटाक से फुल स्पीड के साथ उस बंदे के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने कपड़े से उसके मुंह को ढकने लगता है, पहचानने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि लास्ट नाइट को जिसके फादर को जिस बंदे ने मारा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं यही बंदा मौजूद है। और एकदम से जब ये बात उसे पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मन में कहने लगता है कि कल रात को हम सभी को मारने वाला वह तुम थे। लेकिन गुओ ने ये बात सुनने के बाद, देखने के बाद उसका इस तरीके के बिहेवियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे मुड़कर भागने लगता है। उसके 2 गार्ड्स आते हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन हमारा एमसी तो बहुत दूसरी दुनिया से आया हुआ है तो उसे सब कुछ पता है कि किस तरीके से सिचुएशन से निपटा जाता है। और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जो होठों पर जो लिप जो धूल वगैरह लग गई थी ना, उसे साफ करने में लगा हुआ था, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी और कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद वो उस
उस बात को मान भी लेता है तुरंत। तभी कहानी थोड़ी सी शिफ्ट होती है और वो दो लोग बैठकर आराम से बातें करने लगते हैं। और तभी बंदा कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है चार्ल्स ली कि तुम्हारी फैमिली इस वक्त काफी ज्यादा बड़ी परेशानी में फंस चुकी है। खासकर तुम, यह कहा जाता है कि एक बार अगर किसी फैमिली के पास ज्यादा वेल्थ मौजूद हो तो वो भी उसके लिए डिजास्टर से कम नहीं होती। अब जबकि तुम्हारे फादर जहाँ पर मर चुके हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो कि तुम्हारी इतनी ज्यादा वेल्थ को मैनेज कर सके, जिससे कि काफी लोग तुम्हारी वेल्थ को हासिल करना चाहेंगे, तुम्हारे पैसों को हासिल करना चाहेंगे। यह बात सुनने के बाद एमसी उस बंदे से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा सलाह देने लगता है और उससे कहने लगता है कि हम तुमसे तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को 100,000 टेल्स के बदले में खरीद लेंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और जब हमारा एमसी ये बात सुनता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है। यहाँ तक कि जो मेरी आयरन माइन है जो कि सिटी के बाहर मौजूद है, उस अकेली आयरन माइन की कीमत तो हमारी पता है कितनी है? वो कम से कम 100,000 टेल्स होगी। ये तो यहाँ पर मुझे रॉब करने के लिए आया सीधे सीधे। तभी वो डायरेक्टली उस गुअरेन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितने पैसे मौजूद है? क्या तुम्हारे पास 100,000 टेल्स मौजूद है क्या? या फिर ये आइडिया तुम्हारी फैमिली का था या तुम्हारा आता था? तुम मुझे ये बताओ पहले। ये बात सुनने के बाद उस गुअरेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो गुस्से में हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा फायदा देखने के लिए आया हुआ था, लेकिन अगर तुम मेरी इस बात से या फिर इस प्राइस से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं इस मैटर के बारे में अपने फादर से जाकर बात कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि उसकी जो प्राइस तुम्हें अभी मिल रही है वो प्राइस पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों को मना करते हुए उससे कहने लगता है कि मेरे लिए 100,000 टेल काफी होंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरे बारे में इतना सोचने में लगी हुई हो, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपनी फैमिली का ब्लैक शीप बन जाऊंगा। अगर मैंने पूरी की पूरी फैमिली को पूरी पूरी प्रॉपर्टी को इस तरीके से बेच दिया तो मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हारे घर पर 3 दिन बाद जाऊंगा तुम्हें चैलेंज करने के लिए, और अपनी पूरी की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को उसके तौर पर सट्टे पर लगा दूंगा, दाव पर लगा दूंगा या फिर बैट पर लगा दूंगा, और मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम मुझे हराने में कामयाब रहे, और तुम मुझे 100,000 टेस्ट दे देना अगर मैं जीतता हूँ तो। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यह बात सुनने के बाद जो बटलर होता है वो तुरंत उसके सामने आते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तभी गुअरन खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हो, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इस वक्त यह बटलर काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है और कहने लगता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगा था कि जो चाइल्ड ली है वो फाइनली एक अनदर पर्सन में बदल चुके हैं, अब अच्छे बंदे बन चुके होंगे, लेकिन कैसे पता था कि उनकी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि जो ली फैमिली की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर 3 दिन बाद दूसरों फैमिली को बिलोंग करेंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी अपनी इस बॉडी के रियल फादर के पास जाते हुए उसके सामने उठने अपने घुटनों के ऊपर टिक जाता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर ली मुझे पता है कि मैं किसी 7th लेवल के मॉडल स्पिरिट रियलमी का जो बंदा है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो गुओरान है उन्होंने तुम्हें मारा है तो उसका बदला तो लेना बनता ही है, और मैं अब अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर मेरी जो विक्टोरियस फाइटिंग स्पिरिट है वो फाइट करना चाहती है मेरी बॉडी में। और कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर सारी की सारी सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि सभी के लोगों के द्वारा यहाँ पर हमारे एमसी और गुओरान के बारे में जो फाइट होने वाली है उनके बीच में उसके पोस्टर पूरे के पूरे शहर में लग जाते हैं, पूरे के पूरे गाँव में लग जाते हैं, और सभी लोग सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने ये बात सुनी कि जो चाइल्ड ली है वो गुड फॉर नथिंग, वो बंदा गुओरान के साथ फाइट करने वाला है, और उनमें से एक बंदा तो 3rd लेवल पर है मॉडल स्पिरिट रियलमी के, वो भी 7th लेवल के सामने जो फाइट करने वाला है। इस बंदे का जो स्पिरिट बीस्ट है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हैमस्टर है, और वो एक टाइगर के साथ फाइट करने वाला है। ये चीज बाकी में देखने में मजेदार होने वाली है। और गुओ फैमिली में गुओरान को तो घंटा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला होता है, और वो बढ़िया एंजॉय करने में लगा होता है, अपनी मेट्स के बीच में अपनी लड़कियों के बीच में बढ़िया आराम से चिल मारकर बैठा हुआ होता है, और कहने लगता है कि जो गुओ फैमिली है आई मीन जो ली फैमिली का जो बंदा है ना वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है क्या? और जो लड़की है उस गुओरान के पास खड़ी हुई होती है, उनमें से एक लड़की उससे कहने लगती है कि वो बंदा आपकी पावर को देखने के बाद वाकई में बहुत ज्यादा डर गया होगा और वो यहाँ पर नहीं आने वाला। लेकिन तभी अगले ही पल हमारा एमसी वहां पर उसके दरवाजे पर लात मारता है, और लात मारकर अंदर आते हुए उसे डायरेक्टली चैलेंज करते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हुआ हूँ। तभी गुओरान वहां पर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ 3rd लेवल पर हो मॉडल स्पिरिट रियलमी के, मैं तुम्हारा इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकता। मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवांटेज देना चाहूंगा, मैं अपने एक हाथ को बांध लूंगा और एक ही हाथ का इस्तेमाल करने वाला हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, और मैं तुम्हें 3 अटैक सबसे पहले करने का मौका देता हूँ। लेकिन यह बात सुनने के बाद हमारे एमसी को उसकी शर्त मंजूर नहीं होती, और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब फालतू की चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी गुओरान उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है और तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो मुझे इस बात के लिए तुम बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है जो कि एक टाइगर होता है, और वो टाइगर डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है, और हमारा एमसी जैसे ही पंच मारता है तो उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और दूसरी तरफ जो गुओरान है वो हमारे एमसी पर एक छाती में एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है।
जब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है तो बाकी के लोग जब इसकी फाइट को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में हारा जा चुका है, क्योंकि जो गुओरन है वो वाकई में उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या जो ली है वो बंदा मारा जा चुका है? और तभी हमारा एमसी वापस से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा वियर्ड बात होने में लगी हुई है। जो मेरे अंदर की विक्टोरियस फाइटिंग स्पिरिट बॉडी है वो और ज्यादा स्टिमुलेट हो चुकी है फाइट करने के बाद इससे, और मुझे बहुत ही ज्यादा वार्म महसूस होने में लगा हुआ है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी बॉडी में बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई है। क्या ये यही मेरी मार्शल स्पिरिट की जो पावर है, फाइटिंग स्पिरिट यही है क्या? और तभी अचानक से वो जैसे गुओरन के पास जाता है तो ये बात देखने के बाद गुओरन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एमसी उससे कहने लगता है कि चलो एक और बार फाइट करते हैं। ये इस तरीके के एक्सप्रेशन जब हमारे एमसी के देखने लगता है गुओरन, वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर ये किस तरीके के एक्सप्रेशन बनाए रखे हुए हैं? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला। और तभी वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को बुलाने के बाद उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। व्हाइट टाइगर को भेजता है उसकी तरफ उसके अटैक का इस्तेमाल करने के लिए और हमारा एमसी अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही गुओरन अपने व्हाइट टाइगर को हमारे एमसी की तरफ छोड़ने लगता है तो हमारा एमसी फिर से एक और बार दूर जाकर गिरने लगता है और सीधे जाकर एक पेड़ से टकराता है और उसी पेड़ से टकराने के बाद सीधे जमीन में गिर जाता है और वो पेड़ भी वहीं पर टूट जाता है और खड़ा होने के बाद वापस से हंसना चालू करने लगता है और कहने लगता है कि जो फुल स्ट्रेंथ होती है 7th लेवल के मॉर्टल स्पिरिट रियलमी के बंदे की, वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना तो पड़ेगा ये बात। और तो और ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे मार्शल स्पिरिट भी हर्ट होगी, अगर जो होस्ट होता है उसकी रियल बॉडी को भी चोट लगती है तो मुझे इस बात का जानना है कि आखिरकार मेरी जो मार्शल स्पिरिट है उसकी हालत कैसी हो रखी है इस वक्त। तभी अचानक से उसकी जो मंकी किंग होता है वो हमारे एमसी के सर को जोर से पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद उस एमसी की बहुत ज्यादा फट जाती है और अगले ही पल हमारा एमसी अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और पता चलता है कि ये तो एक प्रमोशन का इलाका है और हमारा एमसी तुरंत ब्रेक थ्रू कर जाता है और सभी के सभी लोग ये देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड ली को यहाँ पर प्रमोट हो चुका है, उसे ब्रेक थ्रू कर ये तो ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो चाइल्ड ली की मार्शल स्पिरिट थी वो अचानक से स्टिमुलेट हो गई ये मिस्टर ग्यू की स्पिरिट के कारण? शायद इसलिए ये प्रमोट हो चुका है। यहाँ पर इतना ही नहीं बल्कि में हमारा जो एमसी है वो 5th लेवल के मॉडल स्पिरिट रियलमी पर पहुंच चुका है। जब सभी को ये बात पता चलती है कि शायद इसको मार खाने के कारण इसकी जो स्पिरिट है वो स्टिमुलेट होने के कारण इसकी पावर बढ़ चुकी है, लेवल अप हो चुका है। लगता है इस चाइल्ड ली ने काफी टॉनिक का इस्तेमाल किया होगा अपने आप को इतना पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन ये काफी इनफेक्टिव थे और फाइनली इसने जितने भी टॉनिक लिए थे वो इफेक्टिव में आ चुके हैं और वो एक्टिवेट कर चुके हैं इसकी बॉडी में। गुओरन इसको देखने के बाद काफी शौक से भर जाता है और उससे क्या लगता है कि शिट, ये बंदा फिर से प्रमोट हो चुका है। नहीं, मैं इसको इस तरीके से पावरफुल नहीं बनने दे सकता। लगता है कि मुझे इस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना होगा, वरना यहाँ पर सभी के सभी लोग मुझे सिर्फ बुरा ही कहेंगे। लगता है कि मुझे अब वो वाला मूव का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है और तभी गुओरन पता नहीं अजीब तरीके का मूव इस्तेमाल करने लगता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ अब तुम्हारे इस मैच को और तुम्हें। और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को अपनी बॉडी में बुलाने लगता है और वो उसकी पावर को मतलब एक तरह फ्यूज हो जाए, दोनों पावर को ये कह सकते हो। और जैसे वो अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाता है तो वो हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला और वो भी उसके पंच पर एक और पंच दे मारता है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज को महसूस करने लगता है, क्योंकि जो गुओरन होता है वो उसके अटैक से बचने में कामयाब रहता है और अचानक से डॉज कर देता है। हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस वक्त, क्योंकि गुओरन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसने रियल पावर्स को अपनी बॉडी में मर्ज कर लिया होता है कुछ समय के लिए और वह हमारे एमसी को मारती है। गुओरन कहने लगता है कि अब तुम्हें बाहर में चले जाना चाहिए, लेकिन हमारा एमसी भी एक नंबर का छाड़ा निकलता है तो वो अपने सर को उसके पेट पे मारता है और बस इतने ही अटैक से वो बंदा दूर जाकर गिरता है और सीधे जाकर जमीन में धंस जाता है। और इस सिचुएशन के बारे में हमारे एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चलने में लगा हुआ है। तभी कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते कि चाइल्ड ली वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। कैसे पता था कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा? मैं तो इस बात का पहले रियलाइज भी नहीं किया कि चाइल्ड ली कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन जरा इस गुओरन को तो देखो, बाहर से देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन अंदर से इसकी पावर तो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसने अपने आप को बेवकूफ बना लिया सभी के सामने। तभी हमारा एमसी एक पेपर निकालता है और उससे कहने लगता है कि गुओरन ने मेरे साथ एक बैट रखी थी कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरी रही और जो गुओरन है वो मुझे 100,000 टेल्स मेरे जीतने के तौर पर मुझे देगा। और ये रहा उस बात का सबूत, कॉन्ट्रैक्ट। मुझे उम्मीद है कि जो गुओ फैमिली वाले बंदे हैं वो काफी ज्यादा अमीर होंगे और अपनी बात को पलटेंगे नहीं। ये बात सुनने के बाद गुओरन उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे मैच जीत लिया, तुम बहुत ज्यादा प्राउड हो गए हो, अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो। चलो मुझे तुम्हें एक सच बात बताने दो कि तुमने वाकई में मेरी पूरी की पूरी गुओ फैमिली को ऑफेंड कर दिया है और जो तुम्हारी फैमिली का जो अंत है वो जल्दी नजदीक आते जा रहा है। तभी कहानी का शिफ्ट होता है नाइट में। यहाँ पर हमारा एमसी आराम करने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि मेरी आज की फाइट के कारण मैं काफी ज्यादा फेमस बन चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फियांसी को ये लेटर भेजो हुआ फैमिली पर
मेरी विक्ट्री के बारे में, मेरी जीत के बारे में। यह बात सुनने के बाद हमारा बटलर उससे कहने लगता है कि चाइल्ड लिली, हमारी जो फैमिली है पूरी की पूरी वो गुआ फैमिली के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और आपको अभी भी लड़कियों के बारे में सोचने की पड़ी हुई है। आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। तभी हमारा एमसी अपने बटलर को समझाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा हार्ड सोचने की जरूरत है। अगर हुआ फैमिली की जो हुआ फैमिली है वो काफी ज्यादा रिच और पावरफुल है। वो मेरा साथ पहले इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं पूरी तरीके से वर्थलेस हूँ और किसी काम का नहीं। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग उन्हें अपनी विक्ट्री की जीत के बारे में बता देते हैं तो शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि वो शायद हमारी मदद करने के लिए कई सारे मास्टर्स को यहाँ पर भेज देंगे, जिससे कि गुआ फैमिली देखकर हमें बहुत ज्यादा डर जाएगी। ये बात सुनने के बाद बटलर भी काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि आपको वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले हो यंग मास्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें गुआ फैमिली से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ऐसा करने से। तभी एमसी अपने बटलर को समझाता है और फिर से एक और बार बताने लगता है कि सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है वो तो मैं आ चुका है कि हमारी फैमिली में जो डोमेस्टिक स्ट्रीम है ना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, घर की परेशानियां है ना, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले तो हमारी फैमिली के जितने भी गद्दार लोग हैं ना उनसे निपटना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद बटलर उससे क्या लगता है कि मास्टर मैंने ये सब ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन आपको अकेले एक बंदे से खुद निपटना होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे पता है वो और कोई नहीं बल्कि मैं मेरे फादर की कंक्यूबाइन है, वो भी फोर्थ कंक्यूबाइन, यानी कि चौथी वाइफू, फोर्थ लुगाई। तभी हमारा एमसी वहां पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि यह इनर कोर्टयार्ड है। जो हाउसकीपर है उन्हें मुझसे कहा था कि जो फोर्थ कंक्यूबाइन है कुछ दिनों पहले यहाँ से टेंपल से बाहर गई थी और उसी टेंपल में जो गुआ फैमिली के मास्टर थे वो भी यहाँ पर आ चुके थे और वे दोनों को दोनों एक ही रूम में काफी समय तक उन्होंने अपना समय भी बिताया था। और ये भी कहा जाता है कि इसी कारण से मुझे सभी लोग ये भी कहने में लगे हुए हैं कि जो फोर्थ कंक्यूबाइन है वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ये बात जानने के बाद ये चीज काफी वाकई में बहुत ज्यादा सस्पिशियस है और तभी वो अपने फादर की फोर्थ कंक्यूबाइन के रूम में पहुंच जाता है। इसकी फोर्थ कंक्यूबाइन को देखने के बाद हमारे व्यूअर्स और हमारे शॉक उड़ जाते हैं और यहाँ पर उसकी जो फोर्थ कंक्यूबाइन होती है उसके फादर की, वो उसे पीछे मुड़कर बोलती है और कहने लगती है, ओह चाइल्ड लिली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हमारा एमसी जैसे ही अपनी फोर्थ कंक्यूबाइन को देखता है, अपने फादर की फोर्थ कंक्यूबाइन को, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जो फोर्थ कंक्यूबाइन है वो इतनी ज्यादा सेक्सी और बहुत ज्यादा ब्यूटी होगी और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, इसके बारे में तो उम्मीद भी नहीं लगाई थी मैंने तो। और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। भाई साहब करने कुछ आया था कर कुछ और बैठा। हमारे पिछले जन्म का मतलब इस वर्ल्ड का रियल वर्ल्ड का सिंगल लौंडा है, तो भाई समझ लो अब। तभी वह फोर्थ कंक्यूबाइन हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है और भाई इसका ड्रेसअप देखने के बाद हमारा एमसी बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी वो उससे पूछने लगती है हमारे एमसी से कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आया हुआ हूँ। मैंने सुना है कि तुम और भाई जो मास्टर है गुआ फैमिली का, वो सभी के सभी लोग I mean, तुम दोनों के पास किसी भी तरह की कोई भी हैबिट नहीं थी उस टेंपल में जाने की। तो आखिरकार 2 दिन पहले की बात है जब तुम लोग सेम टाइम पर सेम जगह पर गए थे, तो आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुम वहां पर क्यों गए थे। ये बात सुनने के बाद वहां पर फोर्थ कंक्यूबाइन कहने लगती है कि मैं तो वहां पर बस ऐसे ही नहीं अगरबत्तियां जलाने के लिए गई थी। और बात रही उस मास्टर गुआ के बारे में, वो वहां पर क्यों गए थे, तो आपको उससे जाकर पूछना चाहिए। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ही तो भड़क जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। ये बात सुनने के बाद वो फोर्थ कंक्यूबाइन काफी डर जाती है और तभी हमारा एमसी इतना गुस्से में होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता और वो उस फोर्थ कंक्यूबाइन की अपनी बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे खुद चेक करने दो। जिसको देखने के बाद वो फोर्थ कंक्यूबाइन काफी ज्यादा शौक से भर जाती है और पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और हमारा एमसी उस फोर्थ कंक्यूबाइन को बेड पर जाकर पटक देता है, जिसको देखकर वो अपने गुब्बारों छुपाते हुए अपने गुब्बारों को वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने के बारे में सोचने में लगी हुई हो। और जिस तरीके से पोजीशन में बैठी हुई है, इस तरीके की ड्रेसअप में बैठी हुई है, उसको देखकर तो भाई हमारे व्यूअर्स का भी दिमाग खराब हो जाता है। भाई ऐसे कौन बैठता है। और शर्माने के कारण उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है शर्म के मारे। लेकिन हमारे एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उस फोर्थ कंक्यूबाइन पर चढ़ बैठता है और उसे जमीन पर लेटाने के बाद अपना सर उसके पेट पर रखता है और उससे कहने लगता है कि जो मेरे फादर थे वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे कि वो किसी को प्रेग्नेंट कर सके, तो आखिरकार तुम प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द बताओ कि आखिरकार इस बच्चे का फादर कौन है। वो पक्का ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मास्टर गुओ का होगा। सही कहा मैंने। ये बात सुनने के बाद वो कंक्यूबाइन जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर गुओ, तुम मेरे साथ मजाक करने में लगे हुए हो, तुम तो बहुत ज्यादा हाइपोक्रिट होते जा रहे हो समय के साथ साथ। ये बात सुनने के बाद चाइल्ड लिली उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी वो कहती है कि आखिरकार कि तुम साफ साफ ये नहीं कह सकते कि अभी मैं तुम सभी लोगों को ये बता दूं कि तुमने आखिरकार यहाँ पर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो चाइल्ड लिली था वो वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ नाम का बंदा था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस फोर्थ कंक्यूबाइन और चाइल्ड लिली का कोई अफेयर चल रहा हो इन दोनों के बीच में। हे भगवान, आखिरकार ये सब क्या सुन लिया मैंने। मैं तो यहाँ पर इस ब्लेम को लेने के लिए अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि ये इल्जाम मुझ पर लग गया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो कंक्यूबाइन है वो जब ये हमारा एमसी उस पर इल्जाम लगा रहा था तो उसकी जो फोर्थ कंक्यूबाइन है इसके फादर की, उसने भी इल्जाम लगा दिया और ये कह रही है कि ये बच्चा तुम्हारा भी तो हो सकता है।
और तभी फोर्थ कंक्यूबाइन बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है चाइल्ड लिली के, हमारे एमसी के, और उससे कहने लगती है कि अगर तुम वाकई में इस बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते हो तो कैसा लगा कि सीक्रेटली जाकर हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दें, लेकिन तुम इस तरीके से मुझे स्लेंडर या फिर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो मेरे साथ। और तभी वो अपनी हेयरपिन को निकालते है, उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जिंदा रहने का बिल्कुल भी कोई भी हक नहीं है, और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देती है। लेकिन हमारा एमसी भी पावरफुल निकल जाता है और वो ब्रेक थ्रू करने के कारण वो बिना किसी परेशानी के उसको तोड़ने में कामयाब रहता है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई में डिजर्व नहीं करता सब जिंदा रहने के लिए? मैं तुम्हें सच सच बताने में लगा हुआ हूँ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया था वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। और तो और मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि अचानक से तुम कह रही हो कि यहाँ पर मेरा बच्चा आ चुका है और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, कब भी नहीं। ये चीज अभी भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। तुम्हारे और जो मास्टर गु हैं वो दोनों के दोनों टेंपल में गए थे, तो जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं तुम पर शक करता रहूंगा। तभी अचानक से वो दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के सामने एक लड़की आती है और हमें पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हमारे इस एमसी की मदर होती है। और वो कह रही होती है चिल्लाती हुए रोते हुए कि नहीं 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 नहीं, जो फोर्थ कंक्यूबाइन है तुम्हारे फादर की, उन्होंने कभी भी इस गुआ फैमिली के साथ कोलाइड नहीं किया है, उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये बस एक गलत फहमी। ये बात सुनने के बाद एमसी कंफ्यूज होता है, तो वो अपने मॉम से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो एक्सप्लेन करते हुए बताने लगती है कि तुम्हारी जो फादर की जो फोर्थ कंक्यूबाइन है और जो मास्टर गुओ की जो कंक्यूबाइन है वो टाउन होंग हाउस में एक समय पर एक साथ मिलकर काम किया करते थे, और वो उस वक्त इतने ज्यादा क्लोज आ गए थे कि वो सिस्टर की तरह खिलाते हैं। और ये तुम्हारी फोर्थ कंक्यूबाइन तुम्हारे फादर की और जो गुओ वहां पर उस समय पर टेंपल में गए थे बस प्रे करने के लिए गुओ की कंक्यूबाइन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी उस समय पर कुछ दिनों पहले। ये बात सुनने के बाद एमसी टोटली कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है क्या ये बात सच है। तभी अचानक से उसकी मॉम हंसने लगती है और वो हंसते हुए उससे कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्ट किया है ना। और उसकी मॉम डायरेक्टली उस फोर्थ कंक्यूबाइन के पास जाकर चिपक जाती है और हमारे एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी फोर्थ कंक्यूबाइन हमारे एमसी की मॉम से कहने लगती है कि तुमने इस बार वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तुम्हारे खाने के लिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हें थोड़े बहुत और ड्रमस्टिक ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तुम्हें इतना तो पसंद आएगा ही आएगा। और उसकी मॉम तुरंत एग्री भी हो जाती है। तभी फोर्थ कंक्यूबाइन एमसी की तरफ मुड़ते हुए उससे कहने लगती है कि तुम एक बात शायद भूल चुके हो, ये काफी ज्यादा चीज अच्छी है कि तुम मेरा फायदा उठाना भूल चुके हो, लेकिन तुम आखिरकार ये बात कैसे भूल सकते हो कि जो तुम्हारी मॉम है वो एक नंबर की पागल है, मतलब उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ओ माय गॉड, ये सीक्रेट, ये बात जानने के बाद तो भाई हमारे व्यूअर्स का दिमाग हिल गया कि आखिरकार इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो आखिरकार शादी कैसे करी, क्या ही रिलेशनशिप कैसे बना। खैर ये तो एक अलग ही सीक्रेट है, इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को वाकई में बहुत गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में इतना ज्यादा भड़क जाता है वो उस फोर्थ कंक्यूबाइन की गर्दन को पकड़ उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे खिलाफ मेरी मदर का इस्तेमाल करने में लगी हुई और मेरी मदर को किसी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो कंक्यूबाइन उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बात का भरोसा करो या मत करो, लेकिन तुम्हारी मदर ने जो भी कुछ कहा है वो बस सच था। लेकिन अभी भी हमारा एमसी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उस फोर्थ कंक्यूबाइन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से जाता हूँ और तुम्हारी प्रेग्नेंट होने के कारण का सच पता लगाऊंगा और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगा। और जब वो बाहर जा रहा होता है तभी उसका ओल्ड बटलर उसके पास आता है। ये देखने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर ओल्ड बटलर ने उसे एक मैसेज दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि जो हुआ फैमिली है वो हमारी मदद नहीं करेगी, बल्कि मैं जो गुओ फैमिली के ब्लैक काले कपड़े पहने हुए जो लड़के लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, वो लोग हमारे फैमिली के पास आ चुके हैं ऑलरेडी, वो भी एडवांस में। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और वो वहाँ से भागना चालू कर देता है और उसकी नजर बाहर जाती है तो वो देखता है उसकी फैमिली को एक और बार फिर से ली मंजिल में आग लगा दी जा चुकी है दूसरों के द्वारा, और कई सारे काले कपड़े पहनकर लोग उसकी फैमिली को तबाह करना चालू कर देते हैं कर। और इतना ही नहीं बल्कि में आसपास के जितने भी लोग दिखाई देते हैं वो सभी को एक करके मरना चालू कर देते हैं, कभी किसी का हाथ काट रहे हैं तो कभी किसी का पैर, और इतने सबको मरे होती है देखते हैं जब उनकी गर्दन ऐसे कटी कटी पड़ी होती है तो उनका बटलर हमारे एमसी से कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए चाइल्ड लिली। और अब इस तरीके का माहौल देखने के बाद हमारे एमसी को गुस्सा आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा अपनी मुट्ठी बांधने लगता है। और वो ये देखने के बाद बटलर डर जाता है और उससे क्या लगता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो यंग मास्टर। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है, एक डंडा उठाकर टॉप पर खड़ा होकर जोरते चिल्लाना चालू कर देता है कि सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा जो मेंशन है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेथ की सिचुएशन में फंस चुका है और इसलिए मैं यहाँ पर एक डेथ स्क्वाड नाम से एक स्क्वाड को जनरेट करता हूँ। जो भी मेरी इस स्क्वाड को ज्वाइन करेगा उसे 100 टेल्स मिलेंगी गोल्ड की, और उन्हें अपने दुश्मनों से एक्टिवली मतलब दुश्मन से फाइट करनी होगी। और मुझे पता है कि जब वहाँ पर खतरा होगा तब तो फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर मारे जाते हो तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो तुम्हारी फैमिली उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। और जो स्क्वाड मैंने बनाई है मैं उस स्क्वाड का चीफ बन के रहूंगा, उस डेथ स्क्वाड का। और सभी के सभी लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और हुर्रे हुर्रे कर कहने लगते हैं कि डेथ स्क्वाड अब सभी को मार डालेगी। और हमारा एमसी अपनी स्क्वाड को लेकर वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है उनसे फाइट करने का।
और वहाँ पर उनका काउंटर अटैक स्टार्ट होता है और एक एक कर सभी के दुश्मनों को मारना चालू कर देते हैं वे लोग। तभी पीछे से एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है। लेकिन हमारा एमसी उसे नोटिस कर लेता है क्योंकि जो पीछे वाला बंदा होता है वो अपनी पावर्स को दिखाने लगता है और अपनी स्प्लिट बीस्ट को बाहर निकालता है और पता चलता है कि ये तो 6th लेवल पर है मॉर्टल स्प्लिट रियलमी के। तभी हमारा एमसी उसको देखकर तुरंत पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ 6th लेवल पर हो मॉर्टल स्प्लिट रियलमी के। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो मुझसे फाइट करने के लिए। मैं भी फाइट करना चाहता था और तुम्हें सच सच बताऊं तो इस तरीके के अपोनेंट की ही मुझे जरूरत थी। तुम जैसा अपोनेंट मुझे मिल चुका है तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस फाइट में। और तभी दोनों की जब स्वॉर्ड्स और हथियार आपस में टकराते हैं तो दोनों के दोनों प्रेशर के कारण पीछे हट जाते हैं और चारों तरफ से आग लगी होती है। और जब वे पीछे हट जाते हैं तो हमारा एमसी भी कहने लगता है कि हम लोग फिर से जाकर फाइट करेंगे अब। और वह बंदा भी आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अगली बार तुम मुझसे नहीं बचने वाले और इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला मेरा अटैक। और वो अपनी स्नेक स्पीड को उसकी तरफ छोड़ देता है। लेकिन हमारा एमसी अपने डंडे से उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस स्प्लिट स्नेक स्पीड का जो वेनम होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसके डंडे में आग लग जाती है और वो डंडा वहीं पर पिघलने लगता है। जिसको देखने कर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है क्योंकि जहर है उसमें जहर। ये देखने के बाद वो सामने वाला बंदा कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे और अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। लेकिन तभी हमारा एमसी उस बंदे की दोनों के दोनों स्वॉर्ड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और इतना ज्यादा वो अपनी स्वॉर्ड को जैसे खींचता है तो उसके हाथों में कट जाते हैं और बह बहकर खून निकलने लगता है फिर से और ज्यादा। ये देखने के बाद जो बंदा उसे मारने के लिए आया हुआ होता है उससे कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने खाली हाथों से मेरे स्वॉर्ड को इस तरीके से पकड़ने की। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तभी अब आती है हमारे एमसी की बारी। वो अपनी जायंट मंकी पंच का इस्तेमाल करता है और एक ही पंच में उस बंदे को दूर जाकर फेंक देता है। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ 6th लेवल पर हो मॉर्टल स्पीड रियलमी के। क्या आखिरकार तुम्हारा प्रमोशन कब हुआ? ये बात जानने के बाद डेथ स्क्वाड के जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से फट जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे जो यंग मास्टर है वो फाइनली प्रमोट कर चुके हैं। अब हमें अपने यंग मास्टर को फॉलो करना चाहिए। और जब उनका लीडर मर जाता है उन गुंडे लोगों का तो वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना चालू कर देते हैं। तभी हमारा एमसी भी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इस स्कैन को और इस सीन को हमेशा याद रखना। हमारी फैमिली को फ्यूचर में कोई भी बुली नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से कोई पीछे से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और जो अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमारा एमसी दूर जगह गिरने लगता है। और तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है और उससे क्या लगता है कि तुम में वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मुझे इस बात को लेकर मैं श्योर हूँ कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समय दे दूं तो तुम वाकई में फ्यूचर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वाले बंदे बन जाओगे। और हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि मैं गुओ चोंग होता है जो कि 3rd लेवल पर है हॉली स्पिरिट रियलमी के मॉर्टल स्पिरिट से आगे। और वो हमारे एमसी से कहने लगता है बताता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात होने वाली है कि तुम बिल्कुल गलत फैमिली में पैदा हुए हो। तुम्हारे बिना फादर की प्रोटेक्शन के आज तुम पक्का मारे जाओगे। और बाकी के लोग ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जरा देखो तो जरा ये तो एल्डर गू है एल्डर गू। हमने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो एल्डर गू है वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए खुद आएंगे। तभी वहाँ पर जो धुआं निकल रहा होता है उस धुएं में से कोई निकल और यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की जो कि हमारे एमसी को अपनी बाहों में उठाने के बाद उससे कहने लगती है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो एल्डर गू होंगे वो इतने ज्यादा नैरो माइंडेड होंगे। आखिरकार तुम इस तरीके से मॉर्टल स्पिरिट रियलमी के यंग मैन को बुली करने में लगी हुई हो, इसमें प्राउड करने वाली कौन सी बात है? ये बात सुनने के बाद वो गुआ बुड्ढा उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये बात किसने सोची थी। ये वाकई बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि तुम्हें इस बच्चे को अपनी जान बचाने के लिए किसी लड़की का सहारा लेना पड़ रहा है। और अगर तुम अब मुझसे यही कहने में लगी हुई हो कि मैं तुम्हें इसे बुली करने में लगा हुआ हूँ तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे फाइट करो। अब फिर मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैं तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को बुली करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करती है और अपनी एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करने के बाद उस बुड्ढे के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि मून फिंगर ये सीक्रेट स्किल तो हुआ फैमिली की, तो आखिरकार तुम पक्का जरूरी हुआ शेनजियो होगी। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी हुआ शेनजियो उस बुड्ढे से कहने लगती है अब जबकि तुमने यहाँ पर आई चुके हो और तुम्हें पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम्हें ये भी पता चल चुका होगा कि जो हुआ फैमिली का एटीट्यूड है तुम्हारे लिए वो कैसा रहेगा और हमारी हुआ फैमिली कितनी पावरफुल है तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। और उन सभी के सभी लोगों के पास जहाँ से लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता और वो बिना किसी परेशानी के यहाँ से लौट जाते हैं। जब वो हुआ शेनजियो को अपने पास देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एमसी और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मेरी फियांसे नहीं थी, आखिरकार मैं कितना ज्यादा लकी मैन हूँ। और वो वाकई में शर्म के मारे लाल पड़ जाता है और दोनों के दोनों जब हुआ शेनजियो उसको मुड़कर देखती है तो वो भी चेहरा उसका टमाटर लाल पड़ जाता है और अचानक से इतना ज्यादा शर्म महसूस करते हुए वो हमारे एमसी को नीचे पटक देती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूँ अपने मेंशन में? और तभी हुआ शेनजियो अंदर जाने लगती है और हमारा जो एमसी होता है वो टोटली इसके प्यार में पड़ चुका है पूरी तरीके से। और तभी वे दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी शेनजियो उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता हुआ कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट को तुमसे कैंसिल करने के लिए आई हूँ और तुम्हें लेकिन इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है खुद वापस ले जाऊंगी और तुम इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए तुम जो चाहे वो कंडीशन मुझे रख सकते हो जब तक हमारी
जो हुआ फैमिली है वो उसे अफोर्ड कर पाएगी, हम तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देंगे। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी तरह से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरी जो कंडीशन है वो तुमसे शादी करने की, तो ये बात सुनने के बाद हुआ शैंक्सी उससे कहने लगती है अगर तुमने ऐसी कोई डिमांड रखी तो मैं अपने हाथ से तुम्हें तुरंत मार दूंगी और मेरी जो एंगेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें तो ये बात बताई होगी ना। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे वाकई में मारना चाहती तो शायद अभी तक तुम मुझे मार चुकी होती, तुम मुझे जान नहीं बचाती। पहली बात तो ये है, उस वक्त यह तुम्हारी फैमिली थी जो कि उस वक्त एंगेजमेंट करना चाहती थी हमारी फैमिली के साथ। अब जबकि यहाँ पर तुम्हारी ही फैमिली है जो कि तुम्हारी इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है कि ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा ठीक है मिस हुआ? ये बात सुनने के इस तरीके से बात करते हुए जब देखती है जो मिस हुआ तो काफी देर सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो गुड फॉर नथिंग है, जो कि अपना दिमाग अपना माइंड बना चुका है पक्का कि अब वो मेरी फैमिली का इस्तेमाल कर कर वापस से पावरफुल बनना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे थोड़ा बहुत तो प्रोवोक और गुस्सा दिलाना ही पड़ेगा। और तभी वो हमारे एमसी को सलाह देती है और उससे कहने लगती है कि ये बात तो सही है तुम्हारी कि अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, मैं तुम पर 3 अटैक करूंगी, 3 बार अटैक करूंगी। अगर तुम मेरे 3 अटैक को झेल जाते हो और उन पर सर्वाइव कर जाते हो तो मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूँ कि मैं अपनी जो मेरी शादी है, जो मेरी एंगेजमेंट है तुम्हारे साथ, उसे मैं कैंसिल नहीं करूंगी बिल्कुल आपसे। और बदले में जो तुम चाहोगे मैं तुम पर वो फेवर करने के लिए तैयार हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये बात सुनने के बाद हमारा थोड़ा मन में सोचने कहने लगता है और मन में सोचते बताता है हम सभी को कि किसने कहा था कि जो गुड लुकिंग गर्ल्स होती हैं और उनके पास जिनके पास बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता। जिसने भी कहा होता है वो एक नंबर का बेवकूफ बंदा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि लड़की मुझे डराने की कोशिश करने में लगी हुई है और चाहती है कि मैं अपनी बात से पलट जाऊं और कैंसिल कर दूं। तभी मिस हुआ उससे कहने लगते है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो कैसा रहेगा कि तुम फटाफट से हमारी इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो, वो भी शांति से। लेकिन ये ठहरा हमारा एमसी और वो तुरंत खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि 3 मूव ठीक है, मैं तुम्हारे 3 मूव्स को झेलने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मिस हुआ उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तुम मान ही चुके हो तो ये तुमने अपने आप से करवाया है। इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा इसका अटैक और इसका अंजाम। तभी वो लड़की हमारे एमसी पर अटैक कर देती है। एक ही अटैक में उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हुआ सेंजी उससे कहने लगती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 10% पावर का इस्तेमाल किया है, अभी भी ये तुम्हारे लिए लेट नहीं हुआ है कि अगर तुम पूरे के पूरे आइडिया को बदल दो तो अगर तुम मना कर देते हो और गिव अप कर देते हो और मेरी बात नहीं मानते हो तो इस अगली बार मैं 30% पावर का इस्तेमाल करूंगी अपनी, और तीसरे मूव में मैं अपनी पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम आ सकते हो, तुम यहाँ पर मुझे पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपने आप को ज्यादा समझने में लगे हो। और तभी वो अपनी फिंगर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है हमारे एमसी पर। लेकिन हमारा एमसी बाहर आ जाती है उसकी मंकी किंग वाली स्पिरिट और उससे मर्ज हो जाती है। और जैसे ही उस लड़की का अटैक हमारे एमसी के छाती पर लगता है तो हमारे एमसी को बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि इस बात की तो गारंटी दे सकती है कि तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी होंगी, क्या तुम वाकई में अभी भी तीसरा मूव झेलना चाहोगे मेरा? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो, तुम बिल्कुल भी मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि मैंने अपना दिमाग पूरा बदल दिया है, मैं यहाँ पर अपनी सिर्फ और सिर्फ फुल पावर का ही इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। और तभी वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल और फुल पावर के साथ साथ सबसे पावरफुल टेक्निक का भी इस्तेमाल करती है। तभी वहां पर एक सर्कल बना लेती है और जैसे वो सर्कल बनाती है तो यहाँ पर एक स्पेस खुल जाता है उसके छाती में और वो अपनी स्पिरिट को बीस्ट को बाहर बुलाती है और उसको बुलाकर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिचुअल स्पेस में घुसकर देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चलने में लगा हुआ है। तभी उसकी स्पिरिट बीस्ट हमारे एमसी के स्पेस में घुस जाती है और जब वह जाकर देखती है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि अच्छा तो ये है इस बंदे का स्पिरिचुअल स्पेस, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बंदे की मार्शल स्पिरिट को मारना है और कुछ भी नहीं। और इस सिचुएशन को देखने के बाद हमारे एमसी की बहुत ज्यादा फट जाती है और वो डर के मारे कहने लगता है कि मैंने अभी अभी अपनी विक्टोरियस फाइटिंग स्पिरिट को बाहर बुला लिया है, लेकिन जो मेरी मार्शल स्पिरिट है ना पूरे अनदर वर्ल्ड की, वो मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में आराम नहीं कर सकती हो, क्योंकि इस स्पिरिचुअल स्पेस में ऑलरेडी इस यंग मास्टर का, इस गुड फॉर नथिंग के हेमिस्टर का घर बसेरा बना हुआ है। लगता है कि ये हेमिस्टर आज मरने वाला है और मुझे लगता है कि अगर ये हेमिस्टर मारा गया तो मुझे इस बात का डर है कि मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा और मैं बेवकूफ बन जाऊंगा और अपने आप को मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो बीस्ट हमारे उस हेमिस्टर पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन जैसे वो अटैक करने वाली होती है पीछे से एक डंडा आता है और उस वुल्फ को उस फॉक्स को दूर जगह गिरा देता है। इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा जो मंकी किंग है वो बाहर आ जाता है और अपना लट्ठ को उसके स्पिरिचुअल स्पेस में डाल देता है। ये देखने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है, जैसे कि उसने किसी ने इसकी सीने को फाड़ दिया हो और फाड़ कर डंडा डाल रहा हो उसके सीने में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं मंकी किंग अपने हाथ को भी उसके स्पिरिचुअल स्पेस में डालने लगता है और उसको इसके स्पिरिचुअल स्पेस में डालने के बाद उस फॉक्स की पूंछ को पकड़कर उल्टा लटका देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसकी पूंछ पकड़ने के बाद धम 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 करके लेफ्ट राइट पटक पटक कर धो देता है और उस बीच की ऐसी की तैसी हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगता है
जिसको देखने के बाद जो मिस हुआ होती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे हट जाती है हमारे एमसी से बहुत। तभी हमारा एमसी हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो तीसरा अटैक था वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया और मैं लगता है जीत चुका हूँ। क्या मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन को अब तुम्हें बता सकता हूँ? तभी मिस हुआ उससे कहने लगता है कि ठीक है, बता मुझे क्या चाहिए। और तभी जो एंगेजमेंट का पेपर्स होते हैं वो वापस देते हैं। उससे कहने लगता है कि मेरी जो कंडीशन है तुमसे इस शादी को कैंसिल करने के लिए वह ये है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लो। ये बात सुनने के बाद मिस हुआ पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रही होती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर लीनियर डॉटर की यानी हुआ फैमिली की इतने ज्यादा पावरफुल डॉटर की शादी करने से मना कर रहे हो उससे, तुम्हें पता भी है कि इसका मतलब क्या हुआ? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने अपना दिमाग अपना माइंड ऑलरेडी बना लिया है। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे पता है मेरी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, लेकिन एक असली मर्द होने के नाते तो आखिरकार मैं तुम्हारी फैमिली पर कैसे डिपेंड हो सकता हूँ? और तभी हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। तभी ये बात सुनने के बाद मिसवा उससे कहने लगती है जरा एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मेरी जो मार्शल स्पिरिट है तुमने उसे क्रैक कैसे किया? तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये एक सीक्रेट है। तभी जो मिस हुआ होती है वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मास्टर क्या ये वाकई में सच होगा? अच्छा रहेगा कि अगर मैं इसके साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर देती हूँ, क्या ये डिसीजन मेरा सही है? और वो अपने ही डिसीजन पर डाउट करने लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी अपने बटलर लीसी को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि जो हुआ सेंजियो है वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आराम करने वाली है अपने आप को ठीक करने के लिए, तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि ठीक है चाइल्डली, मैं समझ चुका हूँ, मैं उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा और बेस्ट चीजें दूंगा उसको। तभी एमसी कहने लगता है कि एक बात का और ख्याल रखना कि उसे ठीक करने के लिए तुम्हें पैसों की कंजूसी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो दो उसे। तभी मिस सेंजियो वहां से बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है अंदर आते हुए उसके कमरे में हमारे एमसी के, और हमारे एमसी को बताती है कि मैं अभी अभी तुम्हारे इनर कोर्टयार्ड से बाहर निकलते हुए आ रही हूँ और यहाँ पर तुम्हारे फादर की जो 4th कंक्यूबाइन थी उसका बेबी जल्दी ही पैदा होने वाला है। ये बात सोचने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है। तभी मिस सेंजियो उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी अनदर बंदे के बेबी का जन्म तुम अपने फैमिली में नहीं होने दे सकते, वरना वो तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। और तभी 4th कंक्यूबाइन को उसके मेट्स के साथ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी एक और बार उसे यही बात पूछने के लिए आता है, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ स्मोक्ड प्लम्स को लेकर आ सकते हो, जितने ज्यादा खट्टा होता है बढ़िया रहेगा। तभी हमारा एमसी एक और बार चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इस बच्चे का फादर कौन है? अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मुझे इस बात का डर है कि तुम इस बच्चे को कभी भी नहीं पैदा कर पाओगी। तभी 4th कंक्यूबाइन मुस्कुराती है और हमारे एमसी को टीज करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है अगर तुम वाकई में इस बच्चे को छुटकारा पाना चाहते हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, अगर मैं वाकई में इतना डिसोल्यूट होती तो ये बच्चा तुम्हारा होता। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि अब जबकि ये बच्चा मेरा है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बच्चे से निपटने के लिए, मुझे ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उस पर जोरदार अटैक करने लगता है उसके पेट में। ये बात देखने के बाद वो 4th कंक्यूबाइन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है तुम वाकई में इतने ज्यादा सीरियस हो चुके हो इस मैटर को लेकर? तभी सेंजुआ उसको बीच में रोकती है एमसी को और उससे कहने लगती है कि जरा एक मिनट रुको, लगता है कि ये तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तभी वो 4th कंक्यूबाइन रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि यहाँ पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तुम्हारा जो फादर थे वो इतने ज्यादा काबिल नहीं थे कि वो प्रेग्नेंट कर सके। ये बात सच है, लेकिन एक दिन की बात है, तुम्हारे फादर चेंजियांग कोर्ट से वापस आए थे और वो पूरी तरीके से टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुके थे और उस वक्त वो इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके थे कि मैं बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही थी उस मूवमेंट को। और तब मैंने तुम्हारे फादर से पूछा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि एक मास्टर थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले उन्हें कुछ मेडिसिन दी थी और उसी मेडिसिन का इस्तेमाल है, उन मेडिसिन का यूज करने के बाद से ली फैमिली में कई सारे बेबीज आ जाएंगे, ऐसा कहा गया था। तभी एमसी कहने लगता है इसकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या ये झूठ बोल रही है? तभी 4th कंक्यूबाइन अपनी जेब से एक पिल निकालकर उसे देती है और उससे कहने लगती है कि जो पिल की मैं बात करने में लगी हुई हूँ वह यह पिल है, तुम इसे चेक कर सकते हो अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होता है तो। इसे देखने के बाद शेंजुआ समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो टाइगर वैक्यूर एलेक्सरी है ना, क्योंकि ये जो एलेक्सरी है जैसा किसी ने कहा था उसी तरीके से ये काम करती है और किसी भी मैन को पावरफुल बना देती है और उसकी बीमारी को भी क्योर कर देती है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और टोटली कंफ्यूज होते हुए उससे क्या लगता है क्या ये जो एलेक्सरी है वो वाकई में इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि वो किसी भी इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकती है इस बीमारी को। तभी शेंजुआ उसे बताने लगती है कि इस पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि इस तरह की मेडिसिन को बना सकता है और वह और कोई नहीं बल्कि मास्टर ड्रैगन टाइगर है। अगर तुम वाकई में पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें जाकर उनसे पूछना चाहिए, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना कि उनका जो टेम्पर है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे इस बात का डर कि तुम अपने आप को डेंजर में डाल दोगे अगर उनके पास जाते हो तो। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर मुझे सच्चाई का पता लगाना है तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और शेंजिया से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी यहाँ पर आ जाऊंगा और जल्दी तुम भी ठीक हो जाओ। ये बात सुनने के बाद शेंजुआ के चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और अगले ही पल हमारे एमसी को एक माउंटेन के पास दिखाया जाता है जो कि उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने में लगा हुआ था और वहाँ पर पहुंचकर कहने लगता है अच्छा तो ये है वो ड्रैगन टाइगर माउंटेन। तभी वहाँ पर 3 नमूने आते हैं हमारे एमसी को रोकने के लिए और उससे कहने लगता है कि कौन है यहाँ पर, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारा एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, उससे कहने लगता है
लगता है कि मैं यहाँ पर मेरा नाम यंग मास्टर है और मैं ली फैमिली से आया हुआ हूँ। मैं यंग मास्टर हूँ ली फैमिली का और मैं मास्टर ड्रैगन टाइगर से मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तुम हो चाइल्ड लिली, वही गुड फॉर नथिंग उस ली फैमिली का जो कि किसी काम का नहीं है, नालायक है। और वो दोनों के दोनों हमारे एमसी का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर को मर्डर कर दिया गया था, तो यहाँ पर वो मदद मांगने के लिए आया होगा जरूरी। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ, तो जल्दी से जाओ और मेरे यहाँ पर आने की इन्फॉर्मेशन को मास्टर को दे दो। लेकिन वो डिसिपल मानते नहीं है और कहने लगते हैं कि तुम वाकई में मास्टर ड्रैगन टाइगर से मिलना चाहते हो? अगर कर तुम हो कौन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी है उनसे मिलने के लिए और तुम वहाँ पर खाली हाथ उनसे मिलने के लिए आए हुए हो। तुम्हें यहाँ पर रूल के बारे में पता है या नहीं पता है? तुम बकवास बंद करो और तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो तुम हमारे हवाले कर दो अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो। तभी हमारा एमसी गोल्ड गोल्ड ईंट को निकालकर उसे दे देता है, ब्रिक को। ये देखने के बाद उन तीनों के मुंह में लालच आ जाता है और कहने लगता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। तभी एमसी उन तीनों को मुक्का मारते उससे कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है, लेकिन ये चीज तुम्हारे दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, तो तुम पहली फुर्सत में निकल लो यहाँ से। और अपने हाथों को साफ करते हुए कहने लगता है कि लोगों ने मेरे हाथों को गंदा कर दिया है। तभी अचानक से उसके पीछे एक बंदा आ जाता है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज होता है, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई अब। तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उससे कहने लगता है कि मेरी बात छोड़ो, मैं तो बस एक एल्डर हूँ, वो भी 9th लेवल पर, मार्शल स्पिरिट रियलमी का। और चाइल्ड लिली हमारी जो मास्टर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मास्टर अपनी मेडिटेशन में लगे हुए होते हैं। हमारा एमसी उस मास्टर के पास पहुंच जाता है तो वो मास्टर उससे कहने लगता है कि चाइल्ड लिली आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर आज क्यों मिलने के लिए आए हुए हो? तभी हमारा एमसी उस मास्टर से कहने लगता है कि जो गिफ्ट आपने मेरे फादर को दिया था वो हमारी ली फैमिली के लिए वाकई में बहुत ज्यादा काम आया है, तो मैं यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए आया हुआ हूँ। तभी वो मास्टर उससे कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा बनाई गई टाइगर वेगर एलेक्सरी ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी ओल्ड मैन को सेकंड चांस दे सकती है उसकी लाइफ में, लेकिन तुम्हें इस बदले में तुम मुझे मेरा धन्यवाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो फादर थे उन्होंने भी मेरी पास में बहुत ज्यादा मदद की थी। और जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो कहने लगता है कि जो फोर्थ कंक्यूबाइन है वो अभी तक जो भी कह रही थी वो सच बात थी और लगता है मैंने वाकई में इसका फायदा उठा लिया और मैं इस मास्टर का भी फायदा उठा सकता हूँ इस समय पर मूवमेंट पर। और तभी कहने लगता है कि मास्टर ड्रैगन टाइगर, मैं सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक फेवर पूछने के लिए भी आया हुआ हूँ। जो मेरी जो गुओ फैमिली है वो इस वक्त वाकई में बहुत ज्यादा लालची बनती जा रही है और वो मेरे पूरी की पूरी फैमिली को तबाह करना चाहती है, मिटाना चाहती है। और एक बार वो ली फैमिली को तबाह कर देगी तो उसके बाद वो गू फैमिली उनका नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद पूरी की पूरी कांगर सिटी उनके कंट्रोल में आ जाएगी। और इतना सब होने के बाद भी क्या वाकई में आप चैन से यहाँ पर बैठ पाओगे? ये बात सुनने के बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बात में दम तो है। और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए उसको बनाने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो आखिरकार हम तीनों की तीनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और एक साथ मिलकर खुद इनिशिएटिव लेते हैं और पूरी की पूरी गुओ फैमिली से छुटकारा पा लेते हैं जिससे पहले कि वो एक्शन ले। तभी वो मास्टर चुटकी बजाता है और एक स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख जाती है। ये देखने के बाद हमारा भी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे ये सब करने का मतलब क्या है? तभी मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम चाहती हो हमारा इस्तेमाल करना ताकि तुम अपने दुश्मन से छुटकारा पा सको। ये वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट था तुम्हारे लिए, इसलिए तुमने यहाँ पर हमारा साथी या फिर हमारे अलाय बनने की लिए प्रमोट किया इस ऑफर को। लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ 8th लेवल पर हो मॉर्टल स्पिरिट रियलमी के, क्या तुम वाकई में मेरी हेल्प के लायक भी हो, काबिल भी हो? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी मुझ पर इस तरीके से लुक डाउन नहीं करना चाहिए था। तुम वाकई में फ्यूचर में शायद इस बात को रिग्रेट करो, पछताओ। अगर मैं वाकई में तुम्हारे अंडरलिंग को हरा सकता हूँ तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? और वो मास्टर तुरंत एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेस्ट जितनी हो जाएगी उतनी ज्यादा मदद करूंगा ली फैमिली से छुटकारा पाने के लिए। अगर ऐसी बात है तो तुम अब देखो मेरे जलवे। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है कि तुम वाकई मेरे हाथों से मरना चाहते हो? अगले ही पल हमारे एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखने के बाद वो मास्टर हमारे एमसी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम वाकई में 8th लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारे लिए जितना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला उस बंदे से जो कि ऑलरेडी 9th लेवल पर पहुंच चुका है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतने ज्यादा जल्दी तरीके से कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। तभी मंकी किंग बाहर निकलकर हमारे एमसी के सर पर अपना हाथ रखकर कुछ करने लगता है, जिसको देखकर दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और मन में सोचते हैं मास्टर कहने लगता है कि ये बंदा अभी भी असली पावर को छुपाकर बैठा हुआ है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारा एमसी यहाँ पर जीत जाता है उस एल्डर से और पता चलता है कि हमारे एमसी का यहाँ पर प्रमोशन हो चुका है 9th लेवल पर मार्शल स्पिरिट रियलमी के। और मास्टर इसको देखकर काफी तक खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। किसने इसके बारे में सोचा था कि जो कि 3rd लेवल पर जो लेवल पर बंदा था कुछ समय पहले वो अचानक से 9th लेवल तक पहुंच गया है। मैं वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ इस बात को जानने के लिए कि तुम कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें अब इस बात पर भरोसा हुआ कि यहाँ पर मेरे पास और भी ज्यादा कई सारे ऐसे सरप्राइजेस हैं जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ बैटल में? और मास्टर इसकी ये बात सुनने के बाद काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और खुश होते हैं। उससे कहने लगता है कि जो भी अभी मैंने देखा था उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर 3 फैमिलीज मिलकर उन पर अटैक करेंगे, तो गू फैमिली के बारे में क्या? तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई बहुत चालाक है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो गू फैमिली के
मेंबर्स हैं उन्हें खुद जाकर मनाऊंगा। अगर हम लोग वाकई में मिलकर मदद कर सकें और काम कर सकें ना मिलकर, तो जो गुओ फैमिली है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगले ही पल हमारा जो एमसी होता है वो गू मैंसन के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो गू फैमिली, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही गू फैमिली है। जब हमारा एमसी अंदर जाता है तो वो अपने सामने कई सारे लोगों को खड़ा हुआ पाता है और सामने खड़े हुए बंदे का नाम गू रूमिंग होता है, जो कि यंग मास्टर है गू फैमिली का। तभी हमारा एमसी उसे सैल्यूट करते कहने लगता है कि मैं यंग मास्टर हूँ ली फैमिली का और मैं यहाँ पर गू फैमिली के मास्टर से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। यह बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो हंसना चालू कर देते हैं और हंसते हंसते कहने लगते हैं कि तुम वाकई में यहाँ पर अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम बस एक लूजर हो जिसके पास उसका मार्शल स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि मैं एक हेमिस्टर है, तो आखिरकार तुम हमारे मास्टर से मिलने की हिम्मत भी कैसे दिखा सकते हो। लगता है कि यहाँ पर हमारे मास्टर से भीख मांगने के लिए आया हुआ है क्योंकि ये जल्दी मरने जो वाला है। कितना बड़ा लूजर है, आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्यों हो, तुम तो यहाँ पर हमारे मास्टर के जूतों को भी चाटने लायक नहीं हो। तभी गू फैमिली का यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली, तुम यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं हो मेरे फादर को देखने के लिए, तुम अब पहली फुर्सत में घर पे निकल लो, चलो निकलो बेटे निकल लो। तभी एमसी उससे कहने लगता है नहीं जाऊंगा तो क्या उखाड़ लेगा बे। तभी गू फैमिली का एक मास्टर अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी वो सर्वेंट हमारे एमसी पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि चाइल्ड गू, मैं इन जैसे छोटे मोटे मैटर्स को आराम से संभाल सकता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है ताकि वो हमारे एमसी पर अटैक कर सके, लेकिन हमारे एमसी की मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जो कि मंकी किंग है वो उसके छोटे से पप्पी को पकड़कर उसकी गर्दन को वहीं पर दबा देती है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी हमारा एमसी एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है जिससे कारण वो सर्वेंट दूर जाकर दीवार में जाकर टकरा जाता है और यंग मास्टर गू को वहां पर गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगता है कि ली, मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऑलरेडी 9th लेवल पर मॉर्टल स्पिरिट रियलमी के स्पिरिट पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। ये वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट बात है, तुम फाइनली क्वालिफाइड हो मुझसे फाइट करने के लिए, तुम्हारे लिए ऑनर वाली बात होगी अगर तुम्हें मेरे द्वारा हरा दिया जाता है तो। तभी हमारा एमसी भी चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि अपनी मुंह की बकवास बंद कर, मैं यहाँ पर तेरे मास्टर से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। तभी यंग मास्टर गू उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे मास्टर से मिलना चाहते हो, मेरे फादर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा सबसे पहले। और कई सारे ड्रैगन के क्लॉ वहां पर आ जाते हैं जिसको देखकर एमसी घबरा जाता है और वो हमारे एमसी पर कई सारे पंचेस से अटैक करने लगता है और हमारे एमसी के मुंह से जैसे खून निकलने लगता है तो हमारा एमसी अपने मुंह से खून पहुंचते उससे कहने लगता है कि बस तुम्हारे पास इतनी दम थी, लेकिन माना तो पड़ेगा तुम काफी पावरफुल तो हो। तभी यंग मास्टर को खड़ा होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये बात सोचने के बारे में काफी लेट हो चुके हो, अब तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा हो गई होगा, अब तुम भाड़ में जाओ। तभी एमसी भी अपनी पावर दिखाता है और अपनी जायंट मंकी पंच का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए कभी भी। तभी चाइल्ड गू भी वहां पर ड्रैगन बीड का इस्तेमाल करने लगता है और सभी के सभी लोग इनकी फाइट को जब देख रहे होते हैं तो यही कह रहे होते हैं कि जो स्किल है, जो हमारे यंग मास्टर की स्किल है वो हॉली स्पिरिट रियलमी की स्पिरिट नहीं है, इन्होंने इसे मास्टर भी कर लिया है। क्या हमारे जो यंग मास्टर है वो ऑलरेडी हॉली स्पिरिट रियलमी पर पहुंच चुके हैं क्या, और अब इस स्किल का इस्तेमाल कर हम लोग इस बात को लेकर श्योर है कि वो इसको हराने में कामयाब रहेंगे। लेकिन किसी तरीके से हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसको एक्टिवेट नहीं होने देता उसके सामने वाले बंदे की स्किल को और उससे कहने लगता है कि हे चाइल्ड गू, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने में लगी हुई हो और तुम बहुत ज्यादा स्लो हो मुझे पकड़ने के लिए या फिर मुझे हराने के लिए। और एक ही झटके में गू फैमिली का यंग मास्टर हारा जाता है। सभी के सभी लोग उसे देखने के बाद घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर हार गए, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे यंग मास्टर ऑलरेडी हार जा चुके हैं, क्या मुझे और कोई भी चैलेंज करना चाहेगा। सभी के सभी लोग इस बात में कंफ्यूज हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इनसे फाइट करना चाहिए, हमारे यंग मास्टर ऑलरेडी हार चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मास्टर है वही इससे फाइट कर सकते हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में मेरे रास्ते में खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो सर्वेंट उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली, मेरे मास्टर ने तुम आपको अंदर इन्वाइट किया है। तभी कहानी शिफ्ट होती है कहीं और पर, जहाँ पर वही बंदा गुओ फैमिली का जिसका नाम गुओ कुनकैन है, वो मास्टर है गुओ फैमिली का, वो कह रहा होता है कि मास्टर उसका सर्वेंट आकर उसे बताया था ना मास्टर यहाँ पर एक परेशानी है। तभी पूछने लगता है उसका मास्टर कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों रखे हो, तुम्हें इतना ज्यादा भब्बर नहीं मचना चाहिए। तभी उसका बटलर उसे बताने लगता है कि जो ये है लीडर वगैरह सेकंड जनरेशन का, कि ली फैमिली का जो बेटा है, जो ब्रेट है, जो ली फैमिली का चाइल्ड ली है, वो ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर गया था, उसके बाद वो गू फैमिली पर गया था। लगता है कि वो सभी के सभी लोगों को मिलाकर हम पर अटैक करना चाहता है। अगर वो लोग वाकई में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए तो हमारा जो प्लान था ली फैमिली को तबाह करने का वो बिल्कुल से बेकार हो जाएगा। एल्डर की ये बात सुनने के बाद लीडर उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम इस छोटे मोटे बातों को लेकर इतना चिंता में थे, जो ड्रैगन टाइगर माउंटेन है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, और मास्टर ड्रैगन टाइगर है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो कि हॉली स्पिरिट रियलमी पर मौजूद है। और बात करें मास्टर गू के बारे में तो वो थोड़े बहुत हाँ कठिन पड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये इतने ही ज्यादा कैपेबल है कि वो सिचुएशन के हिसाब से ही पंगे ले सकते हैं, हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एल्डर उससे कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब है कि मास्टर, तभी उसका मास्टर उसे बताता है और कहने लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात कुछ और नहीं है, बल्कि मैं हुआ फैमिली की हुआ शहन जीव है जो कि ली फैमिली के घर पर रहने में लगी हुई है। अगर उसे वाकई में मास्टर हुआ के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था तो शायद ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग उस पर अटैक करने में कामयाब ना रहे ली फैमिली पर,
आखिरकार जो मास्टर हुआ है वो काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर है हेवन अर्थ रियलमी के। तभी वहाँ पर एक और टकलू आता है और उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि जो हुआ फैमिली है वो ली फैमिली की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तभी गुओ फैमिली के ग्रैंड एल्डर उसे बताने लगता है कि मैंने वहाँ पर 1 मंथ का समय गुजारा है गुंजुए में प्रोविंस में, और मैंने कई सारे हाउसकीपर, जो हुआ फैमिली का हाउसकीपर, उसे भी पैसे देकर खरीद लिया है। तो उन्होंने मुझे ये न्यूज दी थी कि जो हुआ सेंजी वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो अपने पेरेंट्स से छुप सके थोड़ी देर के लिए, और वो भी अपनी बिना फैमिली की परमिशन के। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उससे पूछ लगता है, आखिरकार ऐसी बात है तो जो हुआ शेंजी वो यहीं पर क्यों आई है? कि ये वाकई में इस बच्चे के प्यार में इतनी ज्यादा पड़ चुकी है चाइल्ड ली के वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ गई है? तभी ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगता है कि जो मिस लियू है, लियू यिंगजिंग, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लियू यिंगजिंग है वो पूरी तरीके से पागल है, 1 नंबर की रिटार्टेड है। तो जो हुआ फैमिली है वो कभी भी एक जैसे बेवकूफों की मदद नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आई सारी की सारी बात, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो मास्टर ली है वो कभी भी मिस ली को बाहर लेकर क्यों नहीं आए हैं। अब पल्ले पड़ा मुझे सब कुछ। तभी ग्रैंड एल्डर से बताने लगता है कि आधे ही साल की बात है कि जो हुआ फैमिली है वो गुआंजियो प्रोविंस में बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली है, परेशानी खड़ी करने वाली है, इसीलिए वो हुआन शेंजियो को वापस जरूर बुला लेंगे। ये बात सुनने के बाद उनका लीडर काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि एक बार ये वापस चली जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ली फैमिली है और ली फैमिली का वो ब्रेड है वो बिल्कुल इस बराबर हो जाएंगे जैसे कि उन्हें किसी पिंजरे में कैद कर दिया है, तो उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं बचने वाला। और अपने हाथों में उस पंछी को पकड़कर वो बंदा उस पंछी के चीतरे उड़ा देता है और उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ खून लगा रह जाता है और कुछ भी नहीं। तभी अगले ही सीन में हमारे एमसी और हुआ शेंजियो को साथ में खड़े होते हुए दिखाया जाता है। तभी वो कह रही होती है हमारे एमसी से कि मैं यहाँ पर और ज्यादा समय के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे जो एल्डर्स हैं उन्होंने मुझे घर पर वापस बुला लिया है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे मैंशन को काफी समय से प्रोटेक्ट किया है, मैं इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ एक। तभी वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है उस बॉक्स को और खोज खोलकर देखती है और उससे कहने लगती है कि ये क्या चीज है। तभी एमसी उसे बताने लगता है कि ये प्लम ब्लूसम कैंडी है, वो भी जैन या होटल के कुकर के द्वारा बनाई गई है। मुझे लगा था कि शायद ये चीज तुम्हें जरूर पसंद आएगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये चीज खरीद दी थी। तभी शेंजी उसको धन्यवाद करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि अब मुझे जाना होगा जल्द से जल्द, और एमसी कहने लगता है कि तुम अपना ख्याल रखना। तभी शेंजी उस जाते जाते एक और बात कह जाती है कि आप एक बात का ख्याल रखना मेरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा जो कठिन समय है वो जल्दी निकल जाएगा, तो अपने मुझे किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट मत करना। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सर्वाइव करूंगा और मैं अपनी ली फैमिली की जो सम्मान है उसे वापस हासिल कर रहूंगा। तभी एक बंदा उन पर नजर बनाए रखा हुआ होता है और कह रहा होता है देखते हुए कि जुआ सेंजी वो जहाँ से वापस जा रही है, लगता है कि मुझे अपने मास्टर को वापस जाकर रिपोर्ट देनी होगी। और जब वो इतना देख ही रहा होता है पीछे से एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलने में लगे हो मेरे साथ, और वो अपना चाकू निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम बाहर में जा सकते हो। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा यंग मास्टर होता है, हमारा एमसी। और बाहर निकलने के बाद कहने लगता है कि तुम अपने मास्टर के पास वापस जाओ और उन गुआ फैमिली को जाकर बता देना कि वो लोग अपनी गर्दन को साफ कर वहाँ पर मेरा इंतजार करें कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ली मेंशन में। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो वो खुद यहाँ पर आए, मैं उन्हें बढ़िया ट्रीट दूंगा। और तो जमीन पर थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, चल हट। अगले सीन में जो बटलर होता है वो एमसी से कहने लगता है कि चाइल्ड ली हमने अपने फैमिली के पूरे वुमन और बच्चे जितने भी थे, औरतें और बच्चे को सभी को अपने मेंशन से बाहर निकाल दिया है। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तभी हमारा एमसी चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि गुआ फैमिली के चुगरे हो लोगों, तुम लोग बाहर निकल सकते हो, जबकि अब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर चुपकर करना क्या चाहते हो, बाहर आ जाओ बे। तभी वो लोग बाहर निकल जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रेड आज तुम यहाँ पर आज रात को मरने वाले हो। तभी हमारे एमसी की डेथ स्क्वाड वहाँ पर पड़ी होती है और कह रहा होता है सभी को चिल्लाते हुए कि जाओ और उन सभी को मार दो। और तभी दो टीम्स के बीच में घमासान युद्ध शुरू होता है और इसी घमासान युद्ध के साथ हमारा एमसी भी अपना डंडा चलाना चालू करता है और अपने डंडे के दम पर सबको पीटना चालू कर देता है। तभी एल्डर वहाँ पर आते हैं हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा एमसी वहाँ पर जंप कर जाता है। इसको देखने के बाद वो एल्डर से कहने लगता है कि मैं वाकई में देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने समय तक और कितनी बार से डॉज कर पाओगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डर गुआ मुझे माफ कर देना, लेकिन आपके सामने कोई दूसरा अपोनेंट है, आप उससे फाइट कीजिए। तभी एक और बंदा आकर उससे कहने लगता है कि एल्डर गुआ आप मुझसे फाइट कर सकते हो। तभी एल्डर गुओ उससे कहने लगते हैं गू भी आओ, आखिरकार तुम अपने आप को इस मैटर में क्यों फंसाने में लगी हुई हो। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि जो मेरी गू फैमिली है वो वाकई में मोरलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे जहाँ पर देखते रहेंगे बैठे बैठे कि तुम यहाँ पर बच्चों और औरतों को ली फैमिली के इस तरीके से परेशान करने में लगे हो, बुली करने में लगे हुए हो। तभी पीछे से ग्रैंड एल्डर भी आते हैं और कहने लगते हैं गुओ चोंग हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। तभी दूसरे एल्डर्स भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे अपोनेंट हम तुमसे फाइट करेंगे सच्चा। तभी गुआ फैमिली का लीडर भी वहाँ पर पहुंच जाता है, उनसे कहने लगता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो गू फैमिली है वो भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाएगी, लगता है मुझे इस फाइट को खुद से ज्वाइन करना होगा। और तभी वो जो लीडर होता है गुआ फैमिली का वो भी फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आता है तो पीछे मुड़कर कुछ देखता है, वो बहुत तो सरप्राइज हो जाता है देखकर कि एक उड़ता हुआ ड्रैगन डायरेक्टली उस पर अटैक कर देता है और सीधे जाकर वो बंदा जमीन पर गिरता है और खड़े होकर कहने लगता है कि कौन है भाई यहाँ पर। तभी ड्रैगन टाइगर माउंटेन का मास्टर वहाँ पर आता है, उससे कहने लगता है कि मास्टर गू लगता है कि आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। तभी गुआ फैमिली का लीडर उससे कहने लगता है कि मास्टर ड्रैगन टाइगर क्या वाकई में आप
गुहो फैमिली के सामने फाइट करना चाहोगे हमसे? तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर उससे कहने लगता है, जो चाइल्ड लिली है उसने मुझसे वादा किया है कि एक बार अगर हम लोग इस फाइट को जीत जाते हैं तो वो हाफ प्रॉपर्टी दे देगा तुम्हारी सारी की सारी हमें। तो आखिरकार मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तभी गुहो फैमिली का लीडर होता है वो अपनी टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हें क्या हासिल किया है अब तक। तभी जो ड्रैगन टाइगर एल्डर होते हैं उसका पूरा का पूरा ड्रैगन बर्फ में जम जाता है उस अटैक से, और उस बंदे का टाइगर टाइगर स्प्लिट हमारे ड्रैगन पर अटैक करने लगता है। हमारा ड्रैगन नहीं है, मतलब ऐसे ड्रैगन टाइगर अंकल जी दद्दू का, और पूरी पूरी बर्फ टूट जाती है तब, और वो ड्रैगन बाहर निकालकर अपनी पूंछ मारता है उस टाइगर पर, टू हेडेड टाइगर पर। जिसको देखने के बाद जो गुहा फैमिली का लीडर होता है वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुमने मुझ पर कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ा, लगता है मुझे अपनी सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करना होगा। और इसी के साथ वो मर्जिंग मार्शल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके सहारे उसके मार्शल स्पिरिट और जो गुहा फैमिली का लीडर है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, और कह रहा होता है कि तुमने खुद इसके लिए पूछा है, अब मुझे इस बात के लिए ब्लेम मत करना। और इसी के साथ में इस पार्ट के इस चैप्टर के सीरीज के इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार ये मर्ज होकर टाइगर बन जाएगा या फिर किस तरीके से पावरफुल बनने वाला है, किस तरीके से फाइट होने वाली है। और उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बता दोगे। अगर हाँ गाइस, जितने भी अभी तक देखा है तो आप लोग ये बताइए कि अगर ये किसी ने एक्सप्लेन कर रखी है तो इसे कंटिन्यू करें या नहीं करें। अगर कर रखी है किसी ने एक्सप्लेन तो बता भी देना कि कितना और क्या है, करना है या नहीं करना। इसके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मुझे रिएक्शन नहीं मिलता है अच्छा तो इसे मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा और नहीं चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।